और मैंने कहा वो कम से कम 10% से लेकर 50% तक कमाते थे। दादाजी, हमारे YouTube के सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि दादाजी से आपने हर्षद मेहता के बारे में तो पूछ लिया, राकेश झुंझुनवाला की भी तो कुछ स्टोरीज पूछो कि भाई उसने कमाया कैसे, वो अच्छा आदमी था, बुरा था, क्या था, कुछ तो बताओ। राकेश झुंझुनवाला है, उसके पास में कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब उसने काम स्टार्ट किया 4-5 लाख रुपए थे। घर वालों ने मना किया लेकिन उसने फिर भी काम किया। उसके पास हिम्मत थी, वो हिम्मत बहुत तगड़ी थी, पेशेंस था उसके पास में। कोई भी चीज़ लेता वो नॉलेज से लेता था, उसके बारे में स्टडी करता था और उसके पास में इस तरह वो पैसा बहुत कमाता था। उसने बहुत पैसा कमाया, उसके जितना पैसा इस मार्केट में किसी ने कमाया। लेकिन सब उससे, वो जहाँ भी बोलता ठक्के से बात करता था, हाँ मैंने ये शेयर लिया है और ये शेयर बढ़ेगा, इसमें कोई रोक नहीं है, और वो शेयर बढ़ जाता था। सब लोग पूछते थे क्या शेयर ले साहब, क्या ले साहब, क्या ले साहब। इसलिए कोई भी आदमी बढ़े तो अपने को उसे जलना नहीं चाहिए। उसके पास जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो। राकेश झुंझुनवाला के पास अच्छाई थी, पेशेंस था और हिम्मत थी, वो अपने को लेनी चाहिए। उससे जलना क्यों चाहिए? वो कमाया अच्छा है, बहुत अपने खुशी की बात है। राकेश झुंझुनवाला कमाए, अपने को पेशेंस और हिम्मत रख के कमाना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अपने को, तीनों ये सब बातें होनी चाहिए, तभी राकेश झुंझुनवाला अपन बन सकते हैं। दादाजी, जब आप काम करते थे उस समय लोग पैसा कैसे कमाते थे, क्या क्या ट्रिक होती थी उस समय की? देखो भाई, मेरे पास में यहाँ पर इन्वेस्टर जितने आते थे ना, उनको कमाने का एक तरीका था एप्लीकेशन, आईपीओ में पैसा लगाओ 500 रुपया, 500 के 500 3 महीने में चिपक के आ जाते थे। मतलब 100% प्रॉफिट होता था आईपीओ में। लेकिन जितने आदमी थे उतनी एप्लीकेशन लगा सकते थे। जैसे हमारे घर में 4 मेंबर थे तो हम 4 लगाते, मल्टीपल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती थी। लेकिन आईपीओ में लोगों ने बहुत कमाया पैसा, ऐसा पैसा कमाया कि कई पार्टियाँ बन गई, छोटी से बहुत बड़ी पार्टियाँ बन गई। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या था कि बॉम्बे का स्टॉक का सेटलमेंट चलता था सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक। सोमवार को लोग माल खरीदते थे, उस शुक्रवार तक उनके पैसा नहीं लगता था। शुक्रवार को वापस भेज सकते हैं या फिर डिलीवरी उठा सकते हैं। तो जो लोग कमज़ोर होते थे ना, वो सोमवार को माल खरीदते ओपनिंग में और शुक्रवार को वो बेचते, और जिनके पास पैसा होता है वो शुक्रवार को माल खरीदते और धीरे से खरीद लेते और सोमवार को जैसे भी लोग लेने आते उसे बेच देते। तो उसमें उनको 3-4% मिल जाता था। और मैंने कहा वो कम से कम 10% से लेकर 50% तक कमाते थे उस समय, इस तरह ट्रेडिंग कर करके। उसके बाद में आ गई एनएससी में आते ही एनएससी के 2 सेटलमेंट हो गए। बीएससी का सेटलमेंट फ्राइडे को, एनएससी का सेटलमेंट ट्यूसडे को। एनएससी में ऐसे करते थे कि जैसे ही एनएससी में ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को माल बिकने आता था। जो कच्चे घोर होते थे, जिन्होंने पैसा नहीं है, जिनको माल डिलीवरी उठानी नहीं है, उनको बेचना पड़ता था। तो वो बेचते थे तो माल टूटता था, मार्केट टूटते, जिनका पैसे होते वो लेके रख लेते थे। जैसे ही ट्यूसडे वेडनेसडे जाता, ओपनिंग में वो माल बेचते थे। ओपनिंग में सब माल लेने आते थे कि 7 दिन तक पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए माल ले लो। इस तरह ये कमाई चलती थी उस समय। और आप लोग उस समय यदि मार्केट में होते तो आप लोग भी अच्छा कमा सकते थे। लेकिन अब तो डेली का सेटलमेंट हो गया, वो रहा ही नहीं, इसलिए इतनी कमाई नहीं होती। पहले अच्छी कमाई होती थी सेटलमेंट। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कई बार हमने भी आपसे बताया ना कि 3.15 से लेकर 3.21 के बीच में आपको सबसे अच्छा भाव मिलता है। काफ़ी सारे शेयर्स है जो आपको नीचे मिल जाते हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि इंट्राडे में माल जो लेते हैं सुबह, उनका बाय डिफॉल्ट 3.15 से 3.21 के बीच में माल कट जाता है। तो ये वही चीज़ है जो दादाजी बता रहे। पहले डेली सेटलमेंट नहीं होता था, वीकली होता था, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती थी। महीने के निकल जाते थे दादाजी 10 से लेकर 50% तक महीने की कमाई होती थी। अच्छा। हाँ, लोगों के मैं बैलेंस शीट मेरे पास जो मेरे इन्वेस्टर काम करते हैं उनको देखता हूँ, किसी को 50,000 रुपये कमाई हो रहा है, किसी को लाख रुपये कमाई हो रहा है। क्यों? कि वो सोमवार को माल लेते हैं और सोमवार को जैसे उन्होंने ओपनिंग में माल को बेचा, उसने माल जैसे तेज हुआ बेच दिया, सोमवार को बेच के फिर वापस उस माल को वापस वो फ्राइडे को खरीदते थे। और फ्राइडे को मार्केट फिर टूटता था। फिर जो कच्चे घर होते, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको माल बेचना पड़ता था, तो वो पैसे वाले लेके ले जाते। और फिर सोमवार को जैसे जिनके पास पैसे नहीं होते वो लेने आते और जो पैसे वाले बेच जाते। उस समय, यह अभी हम बात कर रहे हैं 1980s की, 1990s की बात कर रहे हैं। उस समय नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बहुत तगड़ी कमाई होती थी। दूसरी, उस समय क्या, स्टॉक एक्सचेंज 26-27 स्टॉक एक्सचेंज थे। तो एक स्टॉक एक्सचेंज में माल अगर सस्ता मिलता तो वहाँ से खरीद करके दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में बेच देते थे। और इस तरह वहाँ ट्रेडिंग भी चलती थी, स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज 27। और ये तो आर्बिट्राज हो गया। कितना मिलता था इससे? डिफरेंस कितना हो जाता था? 2-3% मिलता था आराम, मिल जाता था। और 2-3% आराम से मिलता था उस समय। बस दिमाग होना चाहिए, तो बस देख लो। बस सब जगह नज़र, कोई कौन सी जगह शेयर सस्ता मिल रहा है, वहाँ जहाँ आपकी नज़र में सस्ता मिल रहा है वहाँ से लो, और जहाँ महंगा मिल रहा है वहाँ बेच दो। 2-3% आराम से मिलता था वहाँ। मतलब हमारे अभी वाले दोस्त लोग होते तो कमाई, आप लोग होते तो उसमें बहुत कमाते। हम तो इतने हिम्मत वाले नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हम तो काम इतना करते नहीं थे।
ये बात है इसमें। नहीं, लेकिन आपने भी तो कमाई। मैंने कमाया, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में मैंने अप्लाई की, मैंने कहा भाई मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप अच्छा काम करते हो, आपको मेंबर बनाएंगे, लेकिन कहा कि आपके पास शोरी, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन की, इसलिए मेंबर नहीं बना सकते, कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए ही। तो मेरे मेंबर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने तो अच्छा काम किया। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आपके पास नॉलेज होती तो आप और पैसा कमा सकते हो, बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है एकदम, लेकिन मेरे पास नॉलेज कुछ नहीं थी, न कहीं से मेरे को कोई बॉम्बे में ऐसी थी कि जो मेरे से बता दे कि ये काम कर लो, इसमें कमा लो। वो तो आप अपने तकदीर से, हिम्मत से, मेहनत से हम कमाते थे पैसा। पेशेंस भी रखते थे, हमने कोई शेयर लिया तो उसके लिए पेशेंस भी रखा हमने। यूनाइटेड फास्फोरेट को मुझे 6 महीने रखना पड़ा तो मैंने रखा, लेकिन जाके 80 में बेचा। सिलटेप को मुझे 6 महीने रखना पड़ा तो रखा, लेकिन मैंने जाके 115 के अंदर में सिलटेप बेचा। और लिया कितने में थे ये सब? लिया मैं सिलटेप 20 रुपये से लेना चालू किया था, और लेकर के उसको 60 तक लिया, और 70, 80, 90 से बेचना दिया, लास्ट में 115 रुपये बेचा। ये सारी ट्रेडिंग की बात हो रही है। ट्रेडिंग में पेशेंस की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज होगी। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट तो भाई दोनों अलग रखो, दोनों अलग रखो। आपको धीरू भाई के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। धीरू भाई बड़ा दिलदार आदमी था, और दिलदार होने के कारण से गवर्नमेंट का हाथ उसके ऊपर हमेशा था। इंदिरा गांधी का हमेशा उसके ऊपर हाथ रहता था। धीरू भाई किसी से घबराता नहीं था, और धीरू भाई ने वहाँ पर धीरू भाई की कंपटीशन में कई खड़े हुए। एक कपल मेहरा था, उसने एक फैक्ट्री खोला, और के इंडस्ट्रीज, वो धीरू भाई के कंपटीशन में थी, रिलायंस के कंपटीशन में, लेकिन वो थोड़े दिन चली। उसके बाद धीरू भाई ने उसको ऐसा फंसाया कि वो केस में फंस गया, और फिर वो कंपनी फेल हो गई। धीरू भाई के बराबर कोई भी नहीं मिलेगा। धीरू भाई के पास एक दिन अमिताभ बच्चन चला गया, तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने कहा, अरे अमिताभ, तेरे पास कितने रुपए तेरे लोन हैं, तेरे पास वो लोन, जितने रुपए लोन है वो मेरे से ले जा, कम से कम तुम्हारी ब्याज तो नहीं लगेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन भी अभिमान था, उसने कहा नहीं, आप जैसा करो ठीक है, मैं कमा के रुपये चुकाऊंगा। लेकिन धीरू भाई ने अपनी दिलदारी कम नहीं दिखाई। धीरू भाई की महानता को मानना पड़ेगा। धीरू भाई एक महान आदमी था, और ऐसा महान आदमी ये अपने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज में आज तक कभी कोई नहीं हुआ। नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ गलत तरीके भी लिए। नहीं, कोई ऐसा नहीं किया। सब लोग झूठी अफवाह उड़ाते रहते हैं। अफवाह कुछ भी, कोई किसी के बारे में कोई बढ़ता है तो उसकी पूछ खींचते हैं लोग पकड़ के। आज हनुमान जी है, हनुमान जी के लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी की पूछ खींचते रहते हैं दूसरे की। एक कहावत है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ। स्वामी विवेकानंद है, वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गया। उसने कहा, साहब, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देख विवेकानंद, जब मछलियों का जो एक टोकरा होता है ना, उसको ढकना पड़ता है, क्योंकि मछली फट से उठ के बाहर गिर जाती है, लेकिन केकड़े के टोकरे को कभी ढकना नहीं पड़ता। केकड़ा क्या होता है, जब एक केकड़ा बाहर निकलने की चेष्टा करता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ खींच लेता है। ये शेयर मार्केट में होता है। कोई अगर ऊपर चढ़ना चाहता है, जैसे धीरू भाई ऊपर गया तो उसकी टांग पकड़ के लोग खींचने की चेष्टा की, लेकिन धीरू भाई की कोई भी टांग नहीं खींच सका, और धीरू भाई अपनी जगह पर स्टैंड रहा। और धीरू भाई के जैसा हिम्मत, उसकी बड़ी हिम्मत थी, उसने बड़ी हिम्मत से काम किया, और इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होने दी कभी भी नहीं। उसके इन्वेस्टर को कोई लॉस हुआ ही नहीं। वो हमेशा ही ऐसा काम करता था कि इन्वेस्टर को लॉस नहीं हो, चाहे कुछ भी हो।